बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं क्लास की फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 14 जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से मुताल्लिक़ है के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। क्या आप स्क्रीन पर इस शख्स को जानते हैं? इस अजीम आदमी का नाम थॉमस एडिसन है। क्या ये आप जानते हैं कि ये क्यों मशहूर है? 1879 में इन्होंने सबसे पहला इलेक्ट्रिक बल्ब ईजाद किया था और तब से हमारे घर रात को भी दिन की तरह रोशन है। हम सब जानते हैं कि हमारे घरों में रोशनी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है। हमारे टेलीविज़न, एयर कंडीशनर, वाटर हीटर, पंखे वगैरह तमाम इलेक्ट्रिसिटी से काम करते हैं। इवन के लेज़र लाइट्स और तमाम फ्लैश लाइट्स वगैरह भी इलेक्ट्रिसिटी से काम करती हैं। हम लाइट के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी की दरियाफ्त ने इंसान की ज़िंदगी में एक नई तहरीक पैदा कर दी। अब हम देखेंगे कि लफ्ज़ इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है। बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रिसिटी की दो इकसाम हैं। नंबर 1 स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। हमने पिछले चैप्टर में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पर हम डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये मूविंग इलेक्ट्रिसिटी है। यह मुख्तसर तौर पर हरकत करते हुए इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब हमारा सवाल ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस की फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा अहमियत है। मैं अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इलेक्ट्रिक चार्जेस की दो इकसाम हैं। पॉजिटिव साइन जो है वो प्लस से ज़ाहिर किया जाता है, जबकि नेगेटिव को माइनस साइन से ज़ाहिर किया जाता है। एक मकनातीस को अपने जहन में लाएं। हम जानते हैं कि दो लाइक पोल्स एक दूसरे को दफ़ा करते हैं, जैसा कि नॉर्थ और साउथ पोल को दफ़ा करता है, और अनलाइक पोल्स एक दूसरे को कशिश करते हैं, जैसा कि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को कशिश करते हैं। इसी तरह लाइक चार्जेस, जैसा कि दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को दफ़ा करते हैं, जबकि अनलाइक चार्जेस यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को कशिश करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन चार्जेस को कौन उठाता है या कौन लेकर जाता है। तो इन चार्जेस को छोटे छोटे पार्टिकल्स उठाते हैं जिनका मैस बहुत कम होता है। इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को प्रोटॉन्स कहते हैं, जबकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हमारे इर्द गिर्द किसी भी ऑब्जेक्ट में बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हो सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट जैसा कि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन रैंडमली हरकत करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स में ये फिक्स्ड होते हैं और आज़ादाना हरकत नहीं कर सकते। हमारे घरों में तमाम एप्लायंसेस, मिसाल के तौर पर ट्यूब लाइट्स, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से काम करती हैं, जो कि तार में एक सीमत में हरकत कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन की एक सीमत में यह हरकत इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ये वायर्स मेटल से बनती हैं, जो कि आमतौर पर कॉपर या एल्युमिनियम की होती हैं। लेकिन तार में इलेक्ट्रॉन एक सीमत में क्यों हरकत करते हैं, और चार्जेस को वायर में कौन हरकत करवाता है? चार्जेस वायर में एक सीमत में इसलिए हरकत करते हैं क्योंकि इन्हें ट्रांसफार्मर के ज़रिए एनर्जी मुहैया की जाती है। बस ट्रांसफार्मर एनर्जी फ्राहम करते हैं तो चार्जेस वायर में हरकत करते हैं और ये अप्लायंसेस काम करती हैं। एक फ्लैश लाइट भी इसी तरीके से काम करती है, लेकिन यहाँ एनर्जी दो इलेक्ट्रिक बैटरीज या सेल के ज़रिए फ़राहम की जाती है। तो हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी किसी कंडक्टर में चार्जेस का एक सीमत में बहाव है। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी, बिजली या इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो इसका मतलब डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेस का एक सीमत में बहाव है। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है और इसकी कितनी इकसाम है। इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में से एक यूनिट टाइम में चार्जेस का बहाव है। इलेक्ट्रिक करंट को आई से ज़ाहिर किया जाता है, यानी कि आई बराबर होगा
क्यू बाई टी के। क्यू चार्ज की मकदार है और टी वक्त है। अगर कंडक्टर में 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज गुजरे तो कंडक्टर में से करंट की मकदार 1 एम्पियर होगी। इलेक्ट्रिक करंट की 2 अक़साम हैं, डीसी करंट और एसी करंट। डीसी करंट की वो किस्म है जिसमें वक़्त के साथ करंट की मैग्नीट्यूड और सिमत एक जैसी रहती है, जबकि एसी करंट की वो किस्म है जिसमें वक़्त के साथ करंट की मैग्नीट्यूड और सिमत दोनों तब्दील होते रहते हैं। अब हम डीसी करंट को डिटेल से डिस्कस करते हैं। डीसी करंट के केस में वक़्त के साथ करंट की मैग्नीट्यूड और सिमत दोनों कांस्टेंट रहते हैं। करंट की कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से मुराद कि वक़्त के साथ करंट घटता या बढ़ता नहीं है, बल्कि कांस्टेंट रहता है, ये एक जैसा रहता है। और कांस्टेंट सिमत का मतलब है कि चार्जेस का बहाव सिर्फ एक ही सिमत में होता है, ये एक ही डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ या पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। इसी तरह डीसी करंट में वोल्टेज की मैग्नीट्यूड और सिमत भी कांस्टेंट रहती है। वोल्टेज की कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से मुराद है कि वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, और कांस्टेंट सिमत से मुराद यह है कि बैटरी की पोलैरिटी वक़्त के साथ तब्दील नहीं होती। तो डीसी करंट में करंट और वोल्टेज की मैग्नीट्यूड और सिमत के साथ कांस्टेंट रहते हैं। डीसी करंट की 2 अक़साम हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ नेगेटिव चार्जेस का बहाव है, जबकि कन्वेंशनल करंट से मुराद बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ पॉजिटिव चार्जेस का बहाव है। अब हम एसी करंट को देखते हैं जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। एसी करंट में करंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों वक़्त के साथ तब्दील होती रहती हैं। करंट की मैग्नीट्यूड में तब्दीली से मुराद ये है कि वक़्त के साथ घटता और बढ़ता रहता है, और सिमत में तब्दीली का मतलब है कि चार्जेस आगे पीछे ऑसिलेट करते हैं और करंट एक सिमत में फ़लो नहीं करता। इसी तरह वोल्टेज की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी वक़्त के साथ तब्दील होती रहती है। यानी वोल्टेज की मैग्नीट्यूड में तब्दीली का मतलब है कि वोल्टेज की मकदार दोनों टर्मिनल के दरमियान वक़्त के साथ घटती या बढ़ती रहती है, और एसी वोल्टेज की सिमत में तब्दीली का मतलब है कि दोनों टर्मिनल की पोलैरिटी भी वक़्त के साथ तब्दील होती रहती है। तो इससे हम क्या नतीजा अखज़ करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट चार्जेस की मोशन की वजह से पैदा होता है, और किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में से इलेक्ट्रिक चार्जेस के बहाव की शरह को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं कि यूनिट टाइम में कितना चार्ज बह रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट है वो एम्पेयर है, उसको ए से ज़ाहिर करते हैं। तो किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में से अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज बहे तो करंट 1 एम्पेयर होगा। करंट का फार्मूला चार्ज बाय ओवर वक़्त है। करंट को आई से ज़ाहिर किया जाता है, चार्ज को क्यू से, और वक़्त को टी से ज़ाहिर किया जाता है। चार्ज का यूनिट कूलम है जबकि टाइम का सेकंड है, तो 1 एम्पेयर बराबर होगा 1 कूलम पर सेकंड के। इसका मतलब है कि अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज बह रहा है तो करंट 1 एम्पेयर होगा। अब हम देखते हैं कि करंट की पैमाइश जो है वो किस तरह से की जा सकती है। तो गैल्वानोमीटर एक आला है जो किसी सर्किट में करंट की मिकदार मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। गैल्वानोमीटर एक हसास आला है, इसलिए इसमें से ज़्यादा करंट नहीं गुज़र सकता क्योंकि ये इसकी कॉइल को डैमेज कर सकता है। इसलिए गैल्वानोमीटर से बहुत कम मिकदार में करंट की पैमाइश की जा सकती है। ताहम गैल्वानोमीटर को पैरेलल में एक छोटी सी रेजिस्टेंस लगाकर इसे एम मीटर में तब्दील किया जा सकता है।
जिसके नतीजा में जब सर्किट में से ज़्यादा करंट गुज़रता है तो करंट की बहुत थोड़ी मिकदार गैल्वानोमीटर में से गुज़रती है और करंट की ज़्यादा मिकदार इस लो रेजिस्टेंस में से गुज़रती है। इस छोटी रेजिस्टेंस को शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। एमीटर की स्केल एम्पेयर्स में होती है और ये 1 एम्पेयर से ज़्यादा भी पैमाइश कर सकता है। एमीटर और गैल्वानोमीटर को सर्किट में सीरीज़ तरीके से जोड़ा जाता है। अब हम इसका खुलासा करते हैं कि गैल्वानोमीटर और एमीटर क्या होते हैं। तो करंट की पैमाइश के लिए गैल्वानोमीटर और एमीटर इस्तेमाल होते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि गैल्वानोमीटर एक हसास आला है जो बहुत कम मिकदार में करंट की पैमाइश कर सकता है। अमूमन ये चंद मिली एम्पेयर तक करंट की पैमाइश कर सकता है। अगर हम ज़्यादा करंट की पैमाइश करना चाहते हैं तो हम एमीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो गैल्वानोमीटर में थोड़ी सी तब्दीली करके इसको एमीटर में तब्दील किया जा सकता है। वो तब्दीली क्या होती है कि हम गैल्वानोमीटर के पैरेलल में एक छोटी रेजिस्टेंस लगाते हैं जिससे ये एमीटर में तब्दील हो जाता है। इस रेजिस्टेंस को हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। एक गैल्वानोमीटर और एमीटर को सर्किट में सीरीज़ तरीके से जोड़ा जाता है। एमीटर 1 एम्पेयर से ज़्यादा की पैमाइश भी कर सकता है। अब हम देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए आइए हम एक एक्टिविटी करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 बीकर हैं जिनमें बराबर मिकदार में पानी है और दोनों तय में एक पाइप के ज़रिए जुड़े हुए हैं। अगर आप दोनों बीकर्स का कुछ सेकंड के लिए मुशाहिदा करें तो क्या आपके ख़्याल में पानी एक बीकर से दूसरे बीकर में फ़्लो करेगा? नहीं, क्योंकि दोनों बीकर में एक जितना पानी है, तो दोनों बीकर में पानी का कोई फ़्लो नहीं होगा। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ, किसी भी बीकर में पानी की मिकदार तब्दील किए बगैर क्या आप बीकर 2 से बीकर 1 में पानी का फ़्लो करवा सकते हैं? मेरे सवाल को दोबारा समझिए। आपने बीकर 2 से बीकर 1 में पानी का फ़्लो करवाना है, लेकिन आपको किसी भी बीकर में पानी की मिकदार तब्दील करने की इजाज़त नहीं है। आप किसी भी बीकर में पानी ऐड या रिमूव नहीं कर सकते। आप इसे कैसे करेंगे? ये आसान है। बीकर 2 की हाइट में इजाफ़ा कर दें। ऊंचाई के बढ़ने से पानी बीकर 2 से बीकर 1 में फ़्लो करने लगेगा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह हाइट है। आप इसकी वजह ग्रेविटी या प्रेशर डिफरेंस भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ हाइट डिफरेंस है जो बीकर 2 से बीकर 1 में फ़्लो की वजह बना है। पानी जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हरकत करता है। बिल्कुल इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी भी फ़्लो करती है। अगर हमारे पास एक कॉपर वायर है, क्या आपके ख़्याल में इसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी? ज़ाहिर है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी के फ़्लो की क्या वजह है? इलेक्ट्रिसिटी के फ़्लो की वजह पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस की तारीफ़ क्या हो सकती है? यहाँ लफ्ज़ पोटेंशियल पर गौर करें। क्या आपने कभी सुना है? जी हाँ, आपने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सुना भी है और पढ़ा भी है। ये स्टोर्ड एनर्जी होती है जब एक जिस्म रेस्ट की हालत में होता है। जैसा कि जब आप अपने हाथ में एक बॉल पकड़ते हैं तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब आप इसको छोड़ देते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है जब ये ज़मीन पर गिरती है। काइनेटिक एनर्जी किसी जिस्म की हरकत की वजह से एनर्जी होती है। इसी तरह हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी पढ़ा है। जिस तरह आपके हाथ में बॉल हाई पोटेंशियल एनर्जी रखती है, इसी तरह एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज के करीब हाई पोटेंशियल एनर्जी रखता है, जिसे अगर फ्री छोड़ दिया जाए तो ये कशिश की वजह से पॉजिटिव चार्ज की तरफ हरकत करेगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे बॉल ज़मीन पर गिरते हुए हरकत करती है।
तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, ये दो पॉइंट के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस या फ़र्क है, ये डिफरेंस सेल या बैटरी की वजह से पैदा होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज के नाम से भी ज़ाहिर किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हरकत देने के लिए दरकार वर्क को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा वर्क डन बटा चार्ज के। हम जानते हैं कि वर्क को जूल और चार्ज को कूलम में पैमाइश किया जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होगी, ये वोल्ट है, जो इटली के साइंसदान अलेक्जेंड्रा वोल्टा के नाम पर रखी गई है। तो हम वोल्ट की तारीफ कैसे करेंगे कि दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा अगर 1 कूलम चार्ज को हरकत देने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़े। पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश वोल्ट मीटर से की जाती है, जो सर्किट में उन दो पॉइंट्स के दरमियान पैरेलल लगाया जाता है जिनका पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना हो। तो इससे हम क्या नतीजा अखज़ करेंगे कि सर्किट में दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का फ़र्क जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, और करंट हमेशा ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ बहता है। और करंट के दौरान कंडक्टर के दोनों सिरों के दरमियान मौजूद पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एनर्जी की दूसरी हालतों में तब्दील करने का बाइस बनता है, जैसे कि लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट वोल्ट है और पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश वोल्ट मीटर से की जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ क्या होती है। ये वो एनर्जी है जो बंद सर्किट में गुजरने के लिए बैटरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मुहैया करती है। ईएमएफ बैटरी के टर्मिनल के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं, जब बैटरी की वजह से बैरूनी सर्किट से करंट का कोई बहाव नहीं हो रहा होता। यानी कि जो हम बैटरी के टर्मिनल के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम ईएमएफ कहेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के ज़राए बैटरियां, थर्मोकपल्स और जनरेटर हैं। ईएमएफ नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल शक्ल में तब्दील एनर्जी है जिसको W से ज़ाहिर करते हैं जब 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज बैटरी में से गुजरता है। ईएमएफ का यूनिट जूल पर कूलम है जो कि 1 वोल्ट के बराबर है। तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दोनों का जो यूनिट है वो वोल्ट है। ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा, एनर्जी बटा चार्ज के, यानी कि एनर्जी जो वो तब्दील शुदा एनर्जी W जो है ये एनर्जी है, और चार्ज जो 1 कूलम चार्ज इसमें से गुजर रहा है। तो E बराबर हो जाएगा W बटा Q के। 1 वोल्ट बराबर W के जो एनर्जी के जो यूनिट है 1 जूल, और चार्ज जो है वो कूलम, तो वोल्ट बराबर हो गया जूल पर कूलम। अब हम देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और वोल्टेज में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम ड्राइविंग फोर्स का कंसेप्ट लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक कार एक पहाड़ की चोटी पर खड़ी है। इस जगह कार में हाई पोटेंशियल एनर्जी है इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में इसकी ऊंचाई की वजह से। हम जानते हैं कि यह कार पहाड़ की चोटी से ज़मीन की तरफ खुद ब खुद हरकत करेगी। जब कार ज़मीन पर पहुंचेगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। ये लो पोटेंशियल एनर्जी का रीजन है। इस मिसाल से हम सीखते हैं कि अजसाम हाई पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल रीजन की तरफ खुद ब खुद हरकत करते हैं। अजसाम हाई पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल रीजन की तरफ खुद ब खुद हरकत करते हैं। और दूसरी चीज़, कार हाई पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल रीजन की तरफ जब हरकत करती है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है इसकी मोशन की वजह से। अब ज़मीन पर एक और कार पर गौर करें। ज़मीन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है।
हम इस कार को ग्राउंड से पहाड़ की चोटी पर ले जाना चाहते हैं। क्या अब ये कार ज़मीन से पहाड़ की चोटी पर ख़ुद ब खुद चली जाएगी? ज़ाहिर है कि नहीं। हमें एक ऐसी फ़ोर्स की ज़रूरत है जो इस कार को पहाड़ की चोटी की तरफ धकेल दे। हम जानते हैं कि कार का इंजन ये फ़ोर्स मुहैया करेगा ताकि ये पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाए। ये इंजन फोर्स ड्राइविंग फोर्स कहलाती है। एक दफ़ा जब कार पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाती है तो फिर ये दोबारा ज़मीन की तरफ खुद ब खुद आ सकती है। तो हमें अजसाम को लो पोटेंशियल रीजन से हाई पोटेंशियल रीजन की तरफ हरकत देने के लिए ड्राइविंग फोर्स की ज़रूरत होती है। इस मिसाल से हम 3 यूनिवर्सल फैक्ट्स हासिल करते हैं। सबसे पहला कि अजसाम हाई पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल रीजन की तरफ खुद ब खुद हरकत करते हैं। सेकेंडली, जब हम हाई पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल रीजन की तरफ हरकत करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होती है। और थर्डली, कि जब लो पोटेंशियल रीजन से हाई पोटेंशियल रीजन तक ले जाने के लिए ड्राइविंग फोर्स की या इंजन फोर्स की ज़रूरत होती है। अब फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 2 पॉइंट P और Q हैं। फ़र्ज़ करें P पॉइंट पर 6 चार्जेस और Q पर 2 चार्जेस हैं। पॉइंट P हाई पोटेंशियल रीजन है जबकि पॉइंट Q लो पोटेंशियल एनर्जी रीजन है। फ़र्ज़ किया पॉइंट P की चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी, पॉइंट P पर चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल और पॉइंट Q पर चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी 3 जूल है। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि ऑब्जेक्ट हाई पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल रीजन की तरफ खुद ब खुद हरकत करते हैं, इसी तरह चार्जेस भी हाई पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल रीजन की तरफ खुद ब खुद हरकत करते हैं। हम जानते हैं कि पॉइंट P पर चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल, पॉइंट P पर चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है जबकि पॉइंट Q पर चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी 3 जूल है। पॉइंट P और पॉइंट Q के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 7 जूल होगा। बस इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल का जो फ़र्क या एनर्जी का फ़र्क जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, या इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट के दरमियान एनर्जी का फ़र्क पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इसी तरह हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जब एक ऑब्जेक्ट हाई पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल रीजन की तरफ हरकत करता है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है। इसी तरह जब चार्जेस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ गिरते हैं तो इनमें भी काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है। चार्जेस में कितनी काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है जब ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हरकत करते हैं? यहाँ इनमें काइनेटिक एनर्जी 100 जूल पैदा होगी जब ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हरकत करेंगे। हम ये भी जानते हैं कि ये चार्जेस पॉइंट P से पॉइंट Q की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हरकत करते हैं, तो इनमें काइनेटिक एनर्जी 7 जूल पैदा होती है। हम इस 7 जूल काइनेटिक एनर्जी को वोल्टेज कहते हैं। तो वोल्टेज की तारीफ़ इस तरह करेंगे कि चार्जेस में पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से पैदा होने वाली एनर्जी वोल्टेज कहलाती है। चार्जेस में पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से पैदा होने वाली एनर्जी वोल्टेज कहलाती है। ये याद रखें कि हम इन 7 जूल वोल्टेज को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हम इस 7 जूल एनर्जी को लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी या हीट एनर्जी में तब्दील कर सकते हैं। थर्डली, हमने पिछली स्लाइड में देखा कि हमें ऑब्जेक्ट को लो पोटेंशियल रीजन से हाई पोटेंशियल रीजन तक ले जाने के लिए ड्राइविंग फोर्स की ज़रूरत होती है। इसी तरह हमें चार्जेस को भी लो पोटेंशियल रीजन से हाई पोटेंशियल रीजन तक ले जाने के लिए भी ड्राइविंग फोर्स की ज़रूरत होती है। इस मकसद के लिए हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं जो चार्जेस को लो पोटेंशियल रीजन से हाई पोटेंशियल रीजन तक ले जाने के लिए ज़रूरी ड्राइविंग फोर्स मुहैया करती है। एक दफ़ा चार्ज जब हाई पोटेंशियल रीजन पर पहुंच जाए तो फिर वो खुद ब खुद लो पोटेंशियल रीजन की तरफ बहते हैं और फिर
बैटरी की ड्राइविंग फोर्स इन चार्जेस को दोबारा लो पोटेंशियल रीजन से हाई पोटेंशियल रीजन की तरफ ले जाती है और चार्जेस फिर दोबारा लो पोटेंशियल रीजन की तरफ बहते हैं। तो बैटरी सर्किट में चार्जेस का फ्लो बरकरार रखती है। बैटरी की इस ड्राइविंग फोर्स को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ कहते हैं। अब हम ईएमएफ की तारीफ इस तरह करेंगे कि किसी डिवाइस की ड्राइविंग फोर्स जो सर्किट में चार्जेस का कांस्टेंट फ्लो बरकरार रखती है ईएमएफ कहलाती है। किसी डिवाइस की ड्राइविंग फोर्स जो सर्किट में चार्जेस का कांस्टेंट बहाव बरकरार रखे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ कहलाती है। ये याद रखें कि ईएमएफ एक ऐसी फोर्स है जो चार्जेस को पोर कंडीशन से बेटर कंडीशन की तरफ मोटिवेट करती है। तो हमने क्या सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल का फ़र्क पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। दूसरे नंबर पर हमने सीखा कि चार्जेस की पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से पैदा होने वाली एनर्जी वोल्टेज कहलाती है। और तीसरे नंबर पर हमने सीखा कि एक डिवाइस की ड्राइविंग फोर्स जो सर्किट में चार्जेस का कांस्टेंट बहाव बरकरार रखे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाती है। तो इस तरीके से हमने पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में फ़र्क वाज़ह कर दिया। अब हम देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की पैमाइश किस तरह की जा सकती है। वोल्ट मीटर एक ऐसा आला है जो किसी सर्किट में दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वोल्ट मीटर दो तरह के हो सकते हैं, एनालॉग वोल्ट मीटर और डिजिटल वोल्ट मीटर। डिजिटल वोल्ट मीटर न्यूमेरिक डिस्प्ले देते हैं और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन को इस्तेमाल करते हैं। वोल्ट मीटर को सर्किट में इस अलामत के ज़रिए ज़ाहिर किया जा सकता है, यानी कि सर्कल में V से ज़ाहिर किया जा सकता है। वोल्ट मीटर को सर्किट में दो पॉइंट्स के दरमियान पैरेलल तरीके से जोड़ा जाता है क्योंकि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। ये वोल्ट मीटर की सर्किट डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि वोल्ट मीटर को सर्किट में पैरेलल तरीके से जोड़ा गया है, जबकि एम मीटर को सर्किट में सीरीज़ तरीके से जोड़ा गया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की पैमाइश के लिए जो हम आला इस्तेमाल करते हैं उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर एक ऐसा आला है जो किसी सर्किट में दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है। एक मिसाली वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है ताकि इसमें से कोई करंट ना गुजर सके। एक वोल्ट मीटर को सर्किट में पैरेलल तरीके से जोड़ा जाता है और बैटरी की ईएमएफ की पैमाइश के लिए हम वोल्ट मीटर को बैटरी के टर्मिनल के साथ बराह रास्त जोड़ देते हैं। अब हम एक और एक्टिविटी करते हैं। एक नाइक्रोम वायर लें जो कि निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन का अलाय होता है। अब एक एमीटर, एक वोल्ट मीटर और 1.5 वोल्ट के 4 सेल लें। एमीटर, नाइक्रोम वायर, सेल्स और प्लग की को सीरीज़ में और वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ें। सबसे पहले सर्किट में एक सेल लगाएं और एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करें और एक टेबल में लिख लें। अब दो सेल लगाएं और एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग नोट करें और वैल्यूज़ को टेबल में लिख लें। इसी तरह इस तजुर्बा को 3 सेल और 4 सेल के साथ दोहराएं और एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग टेबल में लिख लें। अब हम V और I के दरमियान एक ग्राफ बनाते हैं। जैसा कि हमने टेबल में वैल्यूज़ जो है लिखी हैं, हम देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज के बढ़ाने से करंट जो है उसमें इजाफ़ा
हो रहा है। हम करंट को एक्स एक्सिस और वोल्टेज को वाई एक्सिस की तरह अक्रॉस जो है ले लेते हैं। हम देखेंगे कि ग्राफ जो है वो एक सीधी लाइन आएगी। ये तजर्बा सबसे पहले जॉर्ज साइमन ओहम ने 1827 में किया था। उसके मुताबिक कांस्टेंट टेम्परेचर पर सर्किट के सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस V सर्किट में से गुजरने वाले करंट I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि V बराबर होता V जो है वो V बटा I जो है वो R के बराबर होगा, या V बराबर होगा I R के। यहाँ पर R जो है वो रेजिस्टेंस है। ये कंडक्टर की वो खसूसियत है जो चार्जेस के बहाव के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करती है। इसका ऐसा यूनिट ओहम है और इसको ग्रीक लेटर ओमेगा से ज़ाहिर किया जाता है। ओहम के कानून के मुताबिक रेजिस्टेंस R बराबर होते हैं V ओवर I के। अगर कंडक्टर के सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और उसमें से गुजरने वाला करंट 1 एम्पेयर हो तो रेजिस्टेंस 1 ओहम होगी, यानी कि 1 ओहम बराबर है 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पेयर के। ओहम के कानून के मुताबिक I जो है करंट I बराबर होता है V ओवर R के। तो हम कह सकते हैं कि I जो है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ओहम के कानून को हम कैसे बयान करेंगे कि अगर किसी कंडक्टर के टेम्परेचर और तभी हालत में तब्दीली रूनुमा न हो तो इसमें बहने वाले करंट की मिकदार उसके सिरों के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के और V बराबर हो जाएगा I R के, जहाँ पे R जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसे कंडक्टर की रेजिस्टेंस कहते हैं। करंट I और पोटेंशियल डिफरेंस V के दरमियान ग्राफ जो है वो एक ख़त्ते मुस्तकीम आता है। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस और उसका यूनिट क्या है। किसी मटेरियल की वो खासियत जो उसमें बहने वाले करंट के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत या रुकावट पेश करती है रेजिस्टेंस कहलाती है। इसका ऐसा यूनिट ओम है जिसे ग्रीक लेटर ओमेगा से की अलामत से ज़ाहिर किया जाता है। जब किसी कंडक्टर के सिरों के अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो तो इसमें बहने वाले करंट की मिकदार 1 एम्पेयर हो तो उसकी रेजिस्टेंस 1 ओम होगी। ये रेजिस्टेंस की तारीफ़ है। रेजिस्टेंस सर्किट में रेजिस्टेंस को दर्ज ज़ैल अलामत से ज़ाहिर किया जाता है। तो अगर आप पेपर पे डायग्राम बनाएं सर्किट की तो उसमें रेजिस्टेंस को इस तरीके से ज़ाहिर किया जाएगा। नेक्स्ट, ओमिक और नॉन ओमिक मटेरियल्स की ये खसूसियात। तो ओहम का कानून सिर्फ मखसूस मटेरियल के लिए दुरुस्त है। ऐसे मटेरियल जो ओहम के कानून की तस्दीक करते हैं और वोल्टेज की वसी हदूद के लिए जिनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है ओहमिक मटेरियल्स कहलाते हैं। लेकिन ऐसे मटेरियल जिनकी रेजिस्टेंस वोल्टेज या करंट के साथ तब्दील होती रहती है नॉन ओहमिक मटेरियल कहलाते हैं। यानी जिनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है वो ओहमिक होते हैं और जिनकी रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट के साथ तब्दील हो जाए वो नॉन ओहमिक मटेरियल कहलाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टर्स का सीरीज़ जोड़। रेजिस्टर्स को सर्किट में 2 तरीके से जोड़ा जा सकता है। सबसे पहले हम रेजिस्टर्स के सीरीज़ जोड़ को डिस्कस करेंगे। अगर हम रेजिस्टर्स को सीरीज़ तरीक़े से जोड़ें तो क्या होता है, करंट की वैल्यू क्या होगी। हम इसको एक एक्टिविटी से जानने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टर्स को सीरीज़ तरीक़ा में सिरा ब सिरा जोड़ा जाता है। 3 रेजिस्टर्स लें। यहाँ पर हमारे पास R1, R2 और R3 हैं। इनको सर्किट में सीरीज़ तरीक़ा से जोड़ दें। एक एमीटर, 6 वोल्ट की बैटरी और
प्लग की को सर्किट में सीरीज तरीका से जोड़ें। स्विच को ऑन करें और एमीटर की रीडिंग नोट कर लें। अब एमीटर को सर्किट में किसी भी जगह लगाएं और इसकी रीडिंग नोट कर लें। आप देखेंगे कि पूरे सर्किट में एमीटर की जो रीडिंग है वो एक जैसी होगी, यानी कि करंट की मिकदार एक जैसी होगी। अब वोल्ट मीटर को पॉइंट ए और एफ के दरमियान लगाएं और वोल्ट मीटर की रीडिंग को नोट कर लें। ये 6 वोल्ट होगी। अब वोल्ट मीटर को रजिस्टर R1 और R2 और R3 के गिर्द लगाएं और इनकी रीडिंग नोट करें। सबसे पहले पॉइंट ए और बी के दरमियान वोल्ट मीटर को लगाएं और इसकी रीडिंग नोट करें। ये 3 वोल्ट होगी, यानी V1 बराबर हो जाएगा 3 वोल्ट के। इसी तरह वोल्ट मीटर को पॉइंट सी और डी और ई और एफ के दरमियान लगाएं और रीडिंग नोट करें। V2 बराबर होगा 2 वोल्ट के और V3 बराबर होगा 1 वोल्ट के। V1, V2 और V3 को जमा करें जो कि 6 वोल्ट होगी। हम मुशाहिदा करते हैं कि तमाम रजिस्टर्स के गिर्द पोटेंशियल डिफरेंस V हर रजिस्टर के गिर्द पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2 और V3 के मजमुआ के बराबर है, यानी कि V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के। ओहम का कानून लगाने से कि V बराबर होता है IR के। हर रजिस्टर के गिर्द अगर हम ओहम का कानून लगाएं तो R1 के लिए V1 हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा IR1, V2 बराबर हो जाएगा IR2 और R3 के लिए V3 बराबर हो जाएगा IR3 के। इन तमाम वैल्यूज़ इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 को इस मुसावात में दर्ज कर दें तो IR बराबर आ जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 के। यहाँ पे I कॉमन है जो कि इस I से कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 के। यहाँ पर R जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है या इसको मुसावी रेजिस्टेंस कहते हैं। इससे हम ये नतीजा निकालते हैं कि जब रेजिस्टर्स को सीरीज़ तरीके से जोड़ा जाता है तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो तमाम रेजिस्टर्स के मजमुआ के बराबर होती है। अगर हमारे पास n रेजिस्टर्स हैं सर्किट में तो उन तमाम रेजिस्टर्स को अगर जमा कर दें तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब हम इन तमाम मुशाहिदात को नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले कि रेजिस्टर्स को सीरीज़ तरीका में एक दूसरे के साथ इस तरह जोड़ा जाता है कि करंट के बहाव का सिर्फ एक ही रास्ता होता है। नेक्स्ट सीरीज़ जोड़ में हर रेजिस्टर से एक जितना करंट गुजरता है, यानी कि I। हमने देखा कि एम मीटर की रीडिंग पूरे सर्किट में एक जितनी होती है, यानी पूरे सर्किट में एक जितना करंट ही गुजरता है। करंट की मिकदार तमाम रेजिस्टर्स में बराबर होती है, लेकिन तमाम रेजिस्टर्स के तरफ वोल्टेज मुख्तलिफ होता है और तमाम रेजिस्टर्स के इनफरादी वोल्टेज का मजमुआ बैटरी के कुल वोल्टेज के बराबर होता है, यानी V बराबर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 के। यहाँ पर ओहम का कानून लगाने से IR बराबर हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 के। यहाँ पर I जो है इन तीनों में कॉमन है, तो IR बराबर हो जाएगा I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 के। यहाँ पे ये I और ये I कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम इस R को हम कह लेते हैं कि ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है या इक्विवेलेंट या इसको मुसावी रेजिस्टेंस हम कह लेते हैं, तो RE बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 के। इससे हम क्या नतीजा अखज़ करते हैं कि सीरीज़ जोड़ की मुसावी रेजिस्टेंस जोड़ की इनफरादी रेजिस्टेंसेस के मजमूए के बराबर होती है। अब अगर सीरीज़ में n रेजिस्टर्स लगे हुए हों तो उनकी मुसावी रेजिस्टेंस ये होगी RE बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस एंड सो ऑन टू RN के। अब हम रेजिस्टर्स के पैरेलल जोड़ को समझते हैं। रेजिस्टर्स के पैरेलल जोड़ में रेजिस्टर को इस तरीके से जोड़ा जाता है कि हर रेजिस्टर का एक सिरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा सिरा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है। 3 रेजिस्टर R1, R2 और R3
एक एमीटर, वोल्टमीटर, बैटरी और प्लग की लें। तीनों रजिस्टर R1, R2 और R3 को एक दूसरे के साथ पैरेलल तरीके से बैटरी, प्लग की और एमीटर के साथ जोड़ दें। वोल्ट मीटर को तीनों रजिस्टर के साथ पैरेलल तरीके से जोड़ें। प्लग की को ऑन करें और एम मीटर और वोल्ट मीटर की वी की रीडिंग जो है वो नोट कर लें। अब स्विच को ऑफ करें और एम मीटर, वोल्ट मीटर को रिमूव कर दें। अब वोल्ट मीटर को हर रजिस्टर के साथ पैरेलल तरीके से अटैच करें और एम मीटर को हर रजिस्टर के साथ सीरीज तरीके से बारी बारी अटैच करें और V और I की रीडिंग नोट कर लें। सबसे पहले R1 के साथ अटैच करें और एम मीटर की रीडिंग I1 नोट कर लें। इसी तरह बारी बारी R2 और R3 के साथ I2 और I3 की रीडिंग को नोट कर लें। आप देखेंगे तमाम रजिस्टर्स के लिए वोल्ट मीटर की रीडिंग एक जैसी होगी, यानी कि तमाम रजिस्टर के अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो एक जितना होगा, जबकि एम मीटर की रीडिंग तमाम रजिस्टर्स के लिए मुख्तलिफ होगी, यानी कि तमाम रजिस्टर्स में से गुजरने वाला करंट जो है वो मुख्तलिफ होगा। R1 के लिए I1, R2 के लिए I2 और R3 के लिए I3 होगा। और ये देखने में आया है कि तमाम I1, I2 और I3 का मजमूआ जो है बैटरी सर्किट के कुल करंट के बराबर होता है, यानी कि I बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस I3 के। इसको हम इक्वेशन B कह लेते हैं। अब इस पर ओहम्स लॉ लगाने से जो कि V बराबर होता है IR के, तो I किसके बराबर हो जाएगा? V ओवर R के। अब तमाम रेजिस्टेंसेस पर ओहम लॉ अगर हम लगाएं तो I1 बराबर हो जाएगा V ओवर R1 के और I2 बराबर हो जाएगा V ओवर R2 के और I3 बराबर हो जाएगा V ओवर R3 के। इन तमाम क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 को सवाल B में दर्ज करने से V ओवर R बराबर आ जाएगा V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3 के। यहाँ पर V कॉमन है जो इस V से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ओवर R बराबर आ जाएगा 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 के। यहाँ पर ये R जो है ये मुसावी रेजिस्टेंस RE कह लें इसको या RP कह लें, मुसावी रेजिस्टेंस या इक्वलेंट रेजिस्टेंस है। तो इससे हम क्या नतीजा अखज़ करते हैं कि मुसावी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल जो है सर्किट में मौजूद तमाम इनफरादी रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के मजमुआ के बराबर होता है। अब हम इन तमाम मुशाहिदात को नोट कर लेते हैं कि पैरेलल जोड़ में हर रेजिस्टर का एक सिरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा सिरा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ जोड़ा जाता है। हर रेजिस्टर का वोल्टेज एक जैसा होता है और बैटरी के वोल्टेज के बराबर होता है, यानी कि V, और हर रेजिस्टर में से गुजरने वाला करंट जो है वो मुख्तलिफ होता है और सर्किट में बहने वाला कुल करंट हर रेजिस्टर में से बहने वाले करंट के मजमूए के बराबर होता है, यानी I जो है वो बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस I3 के। ओहम के कानून के मुताबिक V बराबर होता है IR के, तो I बराबर हो जाएगा V ओवर R के और I1 बराबर हो जाएगा V ओवर R1, I2 बराबर हो जाएगा V ओवर R2 और I3 बराबर हो जाएगा V ओवर R3 के। तो इन वैल्यूज़ को इस मुसावात में दर्ज करने से V ओवर R बराबर आ जाएगा V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3 के। यहाँ पर V जो है वो कॉमन है, तो अगर रेजिस्टर्स के मजमूए को एक मुसावी रेजिस्टर या RE से बदल दें, यहाँ पे RE हो तो उसको हम इक्वलेंट रेजिस्टेंस या मुसावी रेजिस्टेंस कहेंगे। तो V ओवर RE बराबर हो जाएगा V इंटू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। ये V और ये V आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 ओवर RE बराबर हो जाएगा 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 के।
तो इससे क्या नतीजा अखज़ करते हैं कि पैरेलल जोड़ की मुसावी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल सर्किट के अंदर तमाम रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के मजमूआ के बराबर होता है। अगर सर्किट में n रेजिस्टर्स लगे हुए हों तो 1/RE बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन टू 1/Rn के। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और जूल का कानून। इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस इलेक्ट्रिसिटी को हीट एनर्जी में तब्दील करती हैं और हमें ऐसी शक्ल में मुहैया करती हैं ताकि हम उसे इस्तेमाल कर सकें। इस सबक में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में किस तरह तब्दील किया जाता है। जब हम एक बल्ब को ऑन करते हैं तो बल्ब का फिलामेंट रेड हो जाता है और बल्ब रोशन हो जाता है। इसकी वजह यह है कि जब करंट मेटालिक कंडक्टर में से गुज़रता है तो ये गर्म हो जाता है। इस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में तब्दील हो जाती है। इसे इलेक्ट्रिसिटी का हीटिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। हमारे घरों में बहुत सी एप्लायंसेस इस हीटिंग इफ़ेक्ट को इस्तेमाल करती हैं, जिसकी सबसे आम मिसाल इस्त्री, रूम हीटर और वाटर हीटर या गीज़र वगैरह हैं। इलेक्ट्रिक करंट हीट एनर्जी में किस तरह तब्दील होता है। हर कंडक्टर करंट के बहाव में मज़ाहमत पैदा करता है। जब कंडक्टर के सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ हरकत करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन के साथ टकराते हैं, यानी कि वो एटम जो अपने इलेक्ट्रॉन्स खो चुके होते हैं। जब ये टकराव होता है तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पॉजिटिव आयन को ट्रांसफ़र हो जाती है, जिससे रेजिस्टेंस पैदा होती है, जिससे आयन्स ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करने लगते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को इस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए वर्क करना पड़ता है। इलेक्ट्रिक करंट का रेजिस्टेंस को कम करने के लिए किया गया वर्क हीट एनर्जी में तब्दील हो जाता है। ये वो हीट है जो हम अपनी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस में इस्तेमाल करते हैं। जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने कंडक्टर में पैदा होने वाली हीट और कंडक्टर में से गुजरने वाले करंट के दरमियान ताल्लुक़ की वजाहत की। ये ताल्लुक़ जूल का कानून या जूल इफ़ेक्ट कहलाता है। जूल लॉ के मुताबिक कंडक्टर में पैदा शुदा हीट की मिकदार करंट आई के मुरब्बा, रेजिस्टेंस आर और वक़्त टी जिस दौरान करंट गुज़रता है के हासिल ज़रब के बराबर होती है, यानी एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी के। जूल लॉ को अखज़ करने के लिए फ़र्ज़ करें कि पोटेंशियल डिफरेंस V एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q को सर्किट में हरकत देने के लिए वर्क W करता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस V एक यूनिट चार्ज को Q को सर्किट में हरकत देने के लिए किया गया वर्क है, यानी V बराबर होगा W/Q के। तो W बराबर हो जाएगा VQ के। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है चार्जेस के बहाव की शरह है, यानी कि I बराबर होता है Q/T के। तो Q किसके बराबर हो जाएगा? IT के। Q बराबर IT को इस मुसवात 1 में हम दर्ज कर दें, Q की जगह हम IT दर्ज कर दें, तो मुसवात 1 क्या बन जाएगी? W बराबर हो जाएगा VIT के। हम जानते हैं कि ओहम के कानून के मुताबिक V बराबर होता है IR के। V बराबर है IR को अगर हम V की वैल्यू इस जगह दर्ज कर दें तो W बराबर हो जाएगा I स्क्वायर आर टी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रेजिस्टेंस को कम करने के लिए किया गया वर्क
हीट एनर्जी में तब्दील हो जाता है, यानी कि H बराबर है I² RT, यानी जूल के कानून के मुताबिक H बराबर होता है I² RT के। अब हम नताइज को नोट कर लेते हैं। तो जूल के कानून के मुताबिक किसी रेजिस्टेंस से बहने वाले करंट से हीट एनर्जी पैदा होती है जिसकी मिकदार करंट I के मुरब्बा और रेजिस्टेंस R और वक्फा T के हासिल ज़रब के बराबर होती है। जैसे कि हीटर इस्त्री इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हरारत में तब्दील करते हैं। अगर दो नुकात के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस V हो और बहने वाला चार्ज Q हो तो हमें QV एनर्जी हासिल होगी। अगर हम इस एनर्जी को W से ज़ाहिर करें तो W बराबर हो जाएगा QV के। हम जानते हैं कि करंट जो है I बराबर होता है Q/T के, तो Q किसके बराबर हो जाएगा I ज़रब T, या Q बराबर हो जाएगा IT के। इसी तरह ये वैल्यू जो है अगर हम इस मुसव्वात में दर्ज कर दें Q की जगह तो W बराबर हो जाएगा VIT। हम जानते हैं कि ओहम के कानून के मुताबिक V बराबर होता है IR के। V की कीमत इस जगह दर्ज करने से हमारे पास W बराबर आ जाएगा I² RT के। इसे हम जूल का कानून कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर जो है वो क्या होती है। तो इकाई वक़्त में इलेक्ट्रिक करंट से हासिल शुदा एनर्जी इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है। इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट वाट है जो 1 जूल फ़ी सेकंड के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर बराबर होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बटा वक़्त के। P बराबर हो जाएगी W/T। तो हम जानते हैं कि W बराबर होता है QV के, तो P किसके बराबर हो जाएगा QV/T के, जबकि Q/T जो है वो I के बराबर होता है, तो P बराबर हो जाएगा VI के। ओहम के कानून के मुताबिक V बराबर होता है IR के, तो अगर V की जगह हम IR दर्ज करें तो P बराबर आ जाएगा I² R के। अब हम किलोवाट आवर को समझने की कोशिश करते हैं। जब आप अपने बिजली के बिल को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने कितने किलोवाट आवर्स का इस्तेमाल किया है। तो किलोवाट आवर्स क्या है, एक रोज़मर्रा ज़िंदगी से इसकी मिसाल लेते हैं। अगर एक 60 वाट का बल्ब 1 घंटा जलता है तो इसका मतलब है 60 वाट आवर्स। तो 1000 वाट आवर्स 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। अगर 60 वाट का बल्ब 17 घंटे ऑन रखते हैं तो 1 किलोवाट आवर इस्तेमाल करते हैं। हम औसतन 500 से 1000 किलोवाट आवर पर मंथ इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम किलोवाट आवर की तारीफ़ कर लेते हैं। किलोवाट आवर की तारीफ़ क्या होगी कि एनर्जी की वो मिकदार जो 1 किलोवाट पावर से 1 घंटा में हासिल की जाती है किलोवाट आवर कहलाती है। किलोवाट आवर का फार्मूला एनर्जी की मिकदार किलोवाट आवर्स में बराबर होती है वाट ज़रब वक़्त घंटों में बटा 1000 के। इस तरह हमारे चैप्टर की थ्योरी जो है वो मुकम्मल हो गई। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज करेंगे।